हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 बर्फ की धरती, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। आशा है कि आप सभी को यह पाठ बहुत पसंद आने वाला है। स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 बर्फ की धरती, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। बर्फ की धरती, वह धरती जो बर्फ से ढकी है। अब आपको इसे समझने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि हमारे देश में वह कौन सा क्षेत्र है जो बर्फ से ढका हुआ है। वह है हिमालय। हिमालय का वह क्षेत्र जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहां पर लेखिका कृष्णा सोबती जी ने यात्रा की। वे वहां पर गई और वहां पर जाने पर उन्हें जो कुछ अनुभव हुए, जो कुछ उन्होंने देखा, वहां की कलाओं का जो निरीक्षण किया, वहां की विशेषताओं को जो उन्होंने देखा, और साथ में लद्दाख की यात्रा में जो उन्हें बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां और प्राकृतिक दृश्य अनुभूति हुए, उन्हीं का वर्णन उन्होंने बर्फ की धरती इस पाठ में किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि प्रकृति मानव को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। तो उन उपहारों में से बर्फ भी एक उपहार है, जिसके तहत में हमारे जीवन में बहुत सारी सुखद अनुभूतियां जन्म लेती हैं। आइए इस गद्य संबंधी के बारे में पढ़ें कि पाठ में क्या है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। मतलब आप अगर कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ जो कुछ आप अनुभव करते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप समझते हैं, उसका आपको अपने अनुभवों का बहुत ही सुखद और सुंदर वर्णन करना होता है। उसी को आप कहते हैं यात्रा वर्णन। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से जो संबंधित है, जिन चीजों का निर्माण स्वतः हुआ है, जिनको इंसान ने, मानव ने नहीं निर्मित किया, वह प्राकृतिक होता है। हम जानते हैं कि लद्दाख हिमालय का वह क्षेत्र है जहां पर हमेशा चारों ओर बर्फ ही बर्फ रहती है, और ऐसा लगता है कि जैसे बादल और धरती दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। वहां पे जो प्राकृतिक दृश्य है, जो प्राकृतिक नज़ारा है, कितना सुखद, कितना बढ़िया होता है, उसी का लेखिका ने यहाँ पे अपने शब्दों में वर्णन किया है। इस पाठ में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इस पाठ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि यात्रा पर जाते समय की जाने वाली तैयारियां, की जाने वाली सावधानियां, तो यहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहेगा। जब आप किसी यात्रा पे जाने लगते हैं तो आपको किन किन सावधानियों की जरूरत होती है, उसका वर्णन यहाँ पे है। यह आपका स्वमत रहेगा। ध्यान रखिए, जब आप किसी यात्रा पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ की प्रकृति, वहाँ के वातावरण, वहाँ पर पहुँचने के माध्यम, साधन कौन से हैं, किन किन साधनों से आप पहुँच सकते हैं, खान पान इत्यादि की जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। साथ में ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने साथ उस समय के मौसम के अनुरूप हमारे पास कपड़े होने चाहिए। यदि वैसे कपड़े हमारे पास नहीं है तो परेशानी आएगी। अगर आप गर्म ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं तो वहाँ आपके पास गर्म कपड़े नहीं होंगे, तो निश्चित है कि आप परेशानी में आ जाएंगे। तो इन सभी समस्याओं से निपटना है तो आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं यात्रा पे, वहाँ कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, पाठ 5 बर्फ की धरती को। छोटे छोटे प्रश्न जो बनेंगे उनसे मैं प्रश्न करता जाऊंगा।
यात्रा वर्णन, जैसा कि तभी गद्य संबंधी में लेखिका ने भी बताया और बताया गया कि अपने किए गए अनुभवों का वर्णन होता है। यह वर्णन लेखिका के द्वारा जो किया गया, यह खुद उन्होंने उसको जिया है, वो वहां गई है, जैसे जैसे जो जो हुआ है उसको उन्होंने वर्णित किया है। तो आप लोग भी गांव जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन पे जाते हैं, तो रास्ते में जो कुछ अनुभव होता है, वहां पे पहुंचने पे जो कुछ आप अनुभव करते हैं, उसका आप शब्दांश अक्षर सा वर्णन करते हैं, वह आपका यात्रा वर्णन। आइए, ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं मतलब लेखिका, इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भाव लोक को दोहराने लगती हूँ। अब ऋचा क्या हुई? आप जानते हैं, वेद हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं। यहाँ पे आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में, यजुर्वेद, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में जो पंक्तियां लिखी गई हैं, शुक्तियां लिखी गई हैं, उन्हें हम ऋचा कहते हैं। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वहां पे सबसे पहले उन्होंने क्या अनुभव किया। ऊपर निर्मल उजला आकाश, निर्मल, तो यहाँ पे देखें निर, यह जो हो गया एक भाग है, मल दूसरा भाग है। निर यह उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है के बिना। मल मतलब गंदगी, अर्थात जो गंदगी के बिना है उसे आप कहेंगे निर्मल। निर्मल मतलब हुआ स्वच्छ, उजला अर्थात सफेद, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं, इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भाव लोक को दोहराने लगती हूँ। लेखक कहती हैं कि जब वो लद्दाख पहुंचती हैं तो वहाँ जो है आकाश वह एकदम सफेद और स्वच्छ दिखाई पड़ता है, और नीचे जो धरती रहती है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली रहती है। उसे देख करके उन्हें लगता है कि वे जैसे वेद का पाठ कर रही हों। वेद की ऋचाओं में जो प्रकृति का गुणगान किया गया, प्रकृति का वर्णन किया गया है, उसी तरह से उन्हें वहां अनुभव होने लगता है। धरती और आकाश की परिक्रमा करते साथ घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूर्य। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो है उनका जो घोड़ा है, उस घोड़े में 7 जो हैं, उस रथ में 7 घोड़े होते हैं। 7 घोड़े जो हैं उनके रथ को खींचते हैं और तेज गति से लेकर के उसको आगे बढ़ते हैं, और जिस क्रम में घोड़े तेज चलते हैं उसी क्रम में दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे आपका छोटा सा प्रश्न यह बना कि सूर्य के रथ में घोड़ों की संख्या, तो वह उत्तर हुआ 7। परिक्रमा करना अर्थात घूमना, चारों तरफ चक्कर लगाना। यशस्वी सूर्य, यशस्वी मतलब सफल। सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा चमकते रहें, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। मैं उषा काल मतलब प्रातः काल में, उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि वहाँ का दृश्य उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने पाया कि हिमालय की चोटी के ऊपर हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, उससे वहाँ की बर्फ जो है वह हमेशा चमकती रहती है, प्रकाशवान बनी रहती है। और वे कहती हैं कि यह सूर्य की जो ऊर्जा है, यह हमें प्रकाश जो है यह हमें ऊर्जावान बनाता है, यह हमें ताकतवर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। और लेखिका यहाँ पे इसी बात का उल्लेख करती हैं, वो चाहती हैं कि हमेशा आकाश में सूर्य चमकते रहें और हम लोगों को, हम सभी को, धरती पर रहने वाले सभी जीवों को वो शक्ति प्रदान करते रहें। यहाँ पर्वती आया, पर्वत प्लस ई यहाँ पे प्रत्यय है। आप जानते हैं जो पहले जुड़ता है वह उपसर्ग होता है, जो किसी शब्द में बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे छोटा सा प्रश्न बना, कारण लिखिए कि
लेखिका ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल नहीं, यहाँ मुंह होना चाहिए, गुनगुनाना चाहती हैं पर गुनगुना नहीं पाती। कारण लिखिए। उसका कारण है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। कंठस्थ मतलब याद होना। आगे बढ़ते हैं। 3 लोक माना जाता है। 3 लोक, एक है जिसे हम स्वर्गलोक कहते हैं, दूसरा पृथ्वी लोक है, तीसरा पाताल लोक है। 3 लोक माने जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक। तो यहाँ पे लोकों की संख्या उत्तर हुआ 3। 3 लोक माना जाता है। लोक का और लोक दोनों फर्क है। लोक मतलब संसार। लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। अब यहां से आपके प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। श्वेत मतलब सफेद, श्वेत है। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है। थल, थल मतलब जमीन, थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबो गरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। अब यहाँ पर देखिए, भारत का टुकड़ा यानी भारत का हिस्सा, यह कहाँ, लद्दाख कहाँ है? यह हिमालय में है। लेखिका ने इसे अजीबो गरीब कहा। अजीबो गरीब मतलब विचित्र, अनूठा, बेजोड़, सबसे अलग। तो उत्तर होगा भारत का टुकड़ा लद्दाख। कुल कितने लोक माने गए? कुल 3 लोक माने गए हैं। तो विशेषताएं लिखिए। ऐसा प्रश्न करके 3 बॉक्स, उसके बाद 3 एरो गए और हर एक में लिखा गया, एक में लिखा गया देवलोक। तो देवलोक, उसकी विशेषता, देवलोक का रंग सफेद, श्वेत। अगला लिखा गया, उसी के नीचे एरो में रहा कि मानवीय लोक का रंग लाल। अगला रहा कि पाताल लोक का रंग नीला। तो यहाँ पे लोकों के रंग लिखिए, लोकों के रंग लिखिए। तो एक एक का पूछा। तो देवलोक का श्वेत, मानवीय लोक यानी पृथ्वी लोक का लाल रंग और पाताल लोक का नीला रंग। आगे बढ़ते हैं। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाके के बिस्तर फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली भी। आप देखेंगे कि आप यहाँ पे पा गए कि प्रश्न आपको मिल गया और 2 मार्क आपको होते हैं। 4 अलग अलग बॉक्सेज हैं। ध्यान रखिए, इन बॉक्सेस को आपको पेन से बनाना होता है। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो इस पर आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न बना वह हुआ चट्टानों के रंग। तो चट्टानों के रंग, एक बॉक्स में मटमैली, दूसरे में स्लेटी, तीसरे में तांबई और चौथे में रेतीली। मटमैली मतलब मिट्टी के रंग की। स्लेटी, स्लेट आप जानते हैं, जो कि न काला होता है न ज्यादा काला नहीं होता, हल्का काला रंग। तांबई, तांबई मतलब तांबे के रंग का। रेतीली मतलब रेत से भरी हुई, और सब में प्रत्यय लगा है। रेत, उसमें ईली, तांबई, तांबा प्लस ई, तो ई प्रत्यय लगा। स्लेट में भी ई प्रत्यय लगा। मटमैली, यहाँ पे मटमैला से मटमैली थे, यहाँ ई प्रत्यय लगा। तो यहाँ पे लेखिका बताती है कि लद्दाख का वर्णन करते हुए बताती है कि लद्दाख में किस तरह का प्राकृतिक दृश्य होता है। वे कहती हैं कि वहां पर उजली तीखी धूप पड़ती है और नीचे घाटी, घाटी मतलब पर्वत के नीचे का भाग जो होता है। जैसे पर्वत इस तरह से हो गए और इस तरह से हुए, तो नीचे का जो भाग होता है जहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जहाँ पे समतल जमीन होती है और कई पर्वतों के नीचे का जो भाग है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं पेदे। पेदे मतलब नीचे का भाग, घाटी उसे कहते हैं। वहां पर चारों तरफ जो है उजली सफेद धूप ही दिखाई देती है और वहां पर
तरह तरह के रंगों की चट्टानें हैं। चट्टान मतलब पत्थर हैं। तो उन चट्टानों की विशेषता क्या है, उनके रंग क्या है? वो 4 रंगों की हैं, मटमैली हैं, स्लेटी हैं, तांबई और रेतीली भी हैं। आगे आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारयुल, लाल धरती, मांगयुल, बहुत से लोगों का घर, खाचान पा अर्थात बर्फ की धरती। अब यहां पर देखेंगे तो आप पाएंगे लद्दाख के नाम चल रहा है। तो यह प्रश्न बना कि लद्दाख के नाम लिखिए। तो वहाँ अलग अलग बॉक्स, मारयुल, लाल धरती, मांगयुल या बहुत से लोगों का घर, या फिर यह लिख सकते हैं बर्फ की धरती, या फिर लिखे खाचान पा। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, जो चाहे वह लिखे। तो यहाँ पर लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। जैसे हमारा भारत है, कोई भारत कहता है, कोई इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई आर्यव्रत कहता है, कई सारे नाम हैं। वैसे ही लद्दाख जो है उसको हम कई नामों से जानते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे ऊपर ही बनता है, लद्दाख की विशेषताएं। तो लद्दाख की विशेषताओं में तो ये क्या हो गया कि लद्दाख के कई नाम हैं। आगे यहाँ पे उजली तीखी धूप पड़ती है। आगे देखें कि दूर तक सुनसान इलाके फैले हुए हैं। और देखें तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ पे तरह तरह के रंग की चट्टानें हैं। तो यह कौन सा प्रश्न हुआ? यह हुआ लद्दाख की विशेषताएं। तो क्या क्या होगा यहाँ पे कि वहाँ उजली तीखी धूप पड़ती है, सुनसान फैले हुए इलाके हैं, तरह तरह के रंगों की चट्टानें हैं और लद्दाख के कई नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से यहाँ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इतिहासकारों के मत के अनुसार, मत मतलब विचार, इतिहासकारों के विचार के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री का नाम था फाहान। क्या नाम था? फाहान। वो 3री-4थी सदी में आया हुआ था। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र मतलब वर्णन इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। बुद्ध का कमंडल, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध। कमंडल आप जानते हैं, कमंडल होता है, ऋषि मुनि इसे पकड़े रहते हैं, लोटे की तरह होता है, उसमें वो पानी भरे रहते हैं, वो कमंडल होता है। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है लद्दाख के बारे में। वो कहती हैं कि लद्दाख का जो वर्णन मैं कर रही हूँ, मैंने ऊपर किया कि वहाँ पे यह सब होता है, उसके ये सारे नाम हैं, यह सब वो अपने मन से ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने भी उनमें से भी जो प्रसिद्ध हैं चीन के यात्री, चीन से आए थे, जिनका नाम फाहान था, उन्होंने उसे खाचान पा नाम दिया है, अर्थात बर्फ की धरती कहा है। और कुछ एक लोग उसे बुद्ध का कमंडल भी कहते हैं। यह अगला नाम भी मिल गया आपको, कहाँ का? लद्दाख का। ऊपर कई नाम देखे हमने, 1 मारयुल, 2 लाल धरती, 3 मांगयुल, 4 बहुत से लोगों का घर, 5 खाचान पा, चाहे यह लिखे चाहे यह, और 6ठा मिला बुद्ध का कमंडल। तो कुल यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, आपको संख्या लिखनी होगी। प्रश्न यह बनेगा कि लद्दाख के कुल नामों की संख्या। तो यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया कि कुल 6 नाम हैं उसके। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का, बुद्ध थान। ये देखिए, तो 7वां भी हो गया, बुद्ध थान। थान मतलब स्थान, बुद्ध का स्थान। बौद्ध विहार, गोपियों को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। बुद्ध थान मतलब बौद्ध विहार, जहाँ गौतम बुद्ध विचरण करते थे, घूमते थे। विहार मतलब विचरण करना, घूमना। और गोपियों, वहाँ पर बहुत सारी जो गायों को का दूध इत्यादि निकालते हैं, गाय पालते हैं, उन्हें गोप कहते हैं। तो गोपाओं मतलब ग्वाले जो होते हैं,
वो वहाँ पे बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। इस कारण लेखिका कहती हैं कि बौद्ध विहार यह नाम उन्हें बहुत अधिक भाया, बहुत अच्छा लगा। सार्थक सा यहाँ पे जो है वह यहाँ पे उपसर्ग है, ध्यान रखिए। खारदुल्लांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खारदुल्लांग यह स्थान का नाम है, ध्यान रखेंगे आप। ड्रीमलैंड पहुंची, खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुल्लांग के लिए मेरा परमिट ले आए। लेखिका अब खारदुल्लांग जाना चाह रही हैं और सुबह नाश्ता करने के लिए ड्रीमलैंड नामक एक स्थान पर होटल में पहुंची हैं। तभी टूरिस्ट है, टूरिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, पर्यटन विभाग के साहब जो थे खारदुल्लांग के लिए लेखिका का परमिट ले आए। परमिट का मतलब क्या होता है, अनुमति लेके आना, परमिशन लेटर लाना। परमिट लेकर आए। मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गद्यांश में आए हुए अंग्रेजी शब्द परमिट, टूरिस्ट, मैम, ये सब क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे, 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। अभी लैंड रोवर एक गाड़ी का नाम है। लैंड रोवर एक प्रकार की कार होती, गाड़ी होती, महंगी गाड़ियों में से एक होती। तो यहाँ पे आपको प्रश्न भी किया जा सकते हैं, कई छोटे छोटे प्रश्न होंगे कि जैसे लेखिका इस गाड़ी से यात्रा कर रही थी, लैंड रोवर से। लेखिका ने सुबह का नाश्ता यहाँ पर किया, ड्रीमलैंड में किया, और लेखिका के साथ इतने लोग थे, कुल 3 लोग थे। लेखिका के साथ ये 3 लोग थे। लेखिका के साथ में टूरिस्ट विभाग के अधिकारी और ड्राइवर था। नाश्ता लें, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमने नाश्ता खत्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवा कर हम खारदुल्लांग के लिए निकले। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना कि लेखिका ने नाश्ते में यह लिया, तो क्या हुआ, नाश्ते में क्या लिया उन्होंने, 3 पराठे और 3 आमलेट। थर्मस में पानी भरवा कर हम खारदुल्लांग के लिए निकले। थर्मस में पानी भरवाना मतलब क्यों, क्योंकि वह बर्फ की धरती है, वहां पर बहुत अधिक ठंडा क्षेत्र रहता है, वहां पे सामान्य पानी मिलना मुश्किल होता है, केवल बर्फ रहती है। अगर आप पानी ऐसे लेके जाएं सामान्य बॉटल में तो पूरा का पूरा पानी बर्फ बन जाएगा। इसलिए लोग गर्म करके पानी थर्मस में भरवा कर ले जाते हैं, जिससे वहां पर पूरा बर्फ न बन पाए और पानी पीने लायक रहे। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। लेह से खारदुल्लांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा। अब यहाँ पर आपका जो छोटा सा प्रश्न बनेगा वह यही बनेगा कि लेखिका की यात्रा इन स्थानों से हुई, तो लेह से खारदुल्लांग ग्लेशियर और उसके बाद पानमिक और फिर वहां होते हुए काराकोरम, ये 4 स्थान हैं। लेह, खारदुल्लांग ग्लेशियर, पानमिक और फिर काराकोरम। काराकोरम जा सकता है। एकाएक मतलब अचानक लैंड रोवर रुकी पहाड़ों के निर्जन वीराने में। निर्जन, निर यहाँ पे उपसर्ग है। निर मतलब होता है के बिना, जन मतलब लोग, जो लोगों से रहित हो, जहाँ लोग ना हो उसे निर्जन कहा जाता है। निर्जन वीराने में एक तंबू के सामने, तो गाड़ी यहाँ पर रुकी, लैंड रोवर यहाँ रुकी, वह है पहाड़ के निर्जन वीरान में एक तंबू के सामने रुकी।
ड्राइवर साहब ने परमिट दिखा, रजिस्टर में एंट्री, अब देखिए अंग्रेजी का शब्द है आपका, एंट्री की और गाड़ी सन्नाटे को चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी। सरकने लगी, सरकना मतलब क्यों हो गया? क्योंकि कारण यह है कि वहां पर तेज गति से आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, लेखिका ने ये सब बताया कि यात्रा के समय क्या तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने यह बताया कि यात्रा पर जाते समय वहाँ की जानकारी हो, वहाँ के लिए आप परमिट ले लीजिए, आपके पास में खाद्य पदार्थ होने चाहिए, साथ में पीने की सामग्री भी होनी चाहिए, जिस साधन से जा रहे हैं आप वह होना चाहिए, कोई एक मार्गदर्शक होना चाहिए। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। तो यहाँ पर एक आपका जो स्वमत का प्रश्न, स्व अभिव्यक्ति का प्रश्न बनता है कि पर्यटन में मार्गदर्शक का बड़ा महत्व होता है। मार्गदर्शक जो जिसे गाइड कहते हैं, पर्यटक साहब जिसको कहा गया यहाँ पे, कारण यह है कि वह जो मार्गदर्शक है वही आपको बताएगा कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर किन किन सावधानियों को हमें अपने जेहन में रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वह रहता है। तो वही हमें समस्याओं से अवगत कराता है। अगर वह सही ढंग से हमारा मार्गदर्शन नहीं करे तो ऐसे स्थानों पर जहां लेखिका गई है, जो बर्फ से ढका हुआ है, वहां मृत्यु होते देर नहीं लगती है। इसलिए पर्यटन में एक गाइड का, एक मार्गदर्शन का बहुत महत्व होता है। इस तरह से पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका कहाँ गई, वहाँ की क्या विशेषताएं, क्या खूबियां हैं, उन्होंने किन चीज़ों को अपने साथ में रखा, साथ में लद्दाख के कौन कौन से नाम हैं, इन बातों का वर्णन यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।